नमस्कार मित्रों, पूर्व के क्रम में मैं फिर से आपके सामने एक बार हूँ। अपने ऐसे सभी अनुजों को जो कि रिसेंटली लॉ की परीक्षा पास किए हैं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की गाइडलाइन के अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए अब वो योग्य हैं, वो शीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दें, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस का काउंट आपके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से होता है। जैसे कि हायर जुडिशरी की एग्ज़ाम आपको देना है तो उसमें जो योग्यता है वो 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा जाता है और ये एक्सपीरियंस आपके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से काउंट होता है। उसके अलावा आपको हायर जुडिशरी के लिए आपकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और आप 45 ईयर्स तक ये परीक्षा दे सकते हैं। इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन तुरंत ही आपके लॉ की परीक्षा पास होते ही, लॉ ग्रेजुएट होते ही करा लिया जाना आवश्यक है। उसके अलावा एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि आप वहाँ के लोकल बार काउंसिल, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप वकालत कर रहे हैं, वहाँ से भी आप इनरोल करा लें अपने आप को, या अगर आप हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं तो वहाँ की बार काउंसिल से अपने आप को इनरोल करा लें, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो इसके लिए हायर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट के लिए अथराइज होते हैं और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट लेवल पे जो लोग वकालत कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना आवश्यक है, जो आपकी भविष्य में काम आए। और इस तरह का एक्सपीरियंस लॉ के अन्य फील्ड में भी, बैंकिंग इत्यादि में भी आपको आगे काम में आएगा। इसलिए शीघ्र रजिस्ट्रेशन कराने लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। दूसरी बात कि हम लोग पिछले अपने डिस्कशन में लैंड लॉ को डिस्कस कर रहे थे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए यूपी रेवेन्यू कोड पे स्पेसिफाई करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए अगर हम देखें तो यूपी रेवेन्यू कोड की शुरुआत जो है सेक्शन 2 से हम देखें इसको, तो ये डेट ऑफ इन्फोर्समेंट किसी भी लेजिस्लेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है कि ये लेजिस्लेशन किस तारीख से लागू हुआ। तो अगर आप सेक्शन 2 देखेंगे तो ये इसको प्रेसिडेंट का एसेंट 29/11/2012 को ही मिल गया, यानी प्रेसिडेंट को सहमति मिल गई। लेकिन किसी भी अधिनियम का इन्फोर्समेंट उसके गजट होने की तारीख से माना जाता है। ऐसा इसलिए है कि जिस दिन ये गजट में आ जाता है उस दिन ये माना जाता है कि पब्लिक इससे अवेयर हो गई, पब्लिक के सामान्य जानकारी में आ गया। तो इसलिए जो डेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो जिस दिन भी सरकारी गजट में इसका प्रकाशन हो जाता है, सामान्य जन की सूचना में आ जाता है, सूचनार्थ संज्ञान ले लेते हैं सामान्य जन, उसी दिन उसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट मानते हैं। तो यूपी रेवेन्यू कोड में ये 18/12/2015 डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। दूसरा, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसी दिन से ये अधिनियम लागू हुआ, तो जो भी राइट्स वगैरह आपको मिलते हैं, और अगर एक्ट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में कोई राइट दे रहा है तो उसी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट से ही वो देखा जाएगा। इसी क्रम में यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 231 भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ये बताती है कि जैसे यूपी रेवेन्यू कोड आने के साथ ही यूपी JDLR एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट समाप्त कर दिया गया, लेकिन ऐसे सारे केसेस जो ओल्ड एक्ट में ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो चुके थे वो पुराने अधिनियम के अनुसार ही चलेंगे। इस क्रम में इसीलिए डेट ऑफ इन्फोर्समेंट किसी भी अधिनियम का आवश्यक हो जाता है, और ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जानना होगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसका और कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेगी। उसमें अगर हम आगे चलें, डेफिनीशन क्लॉज आप कह सकते हैं, जिस सेक्शन में ज़्यादातर परिभाषाएं दी होती हैं उनको हम डेफिनीशन क्लॉज करते हैं। ये जनरली सेक्शन 2 में ही डेफिनीशन क्लॉज होता है ज़्यादातर लेजिस्लेशन में। इसके कुछ एक्सेप्शन है, जहाँ तक मुझे याद है एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन 4 में परिभाषाएं दी गई हैं, और यहाँ पे यूपी रेवेन्यू कोड में भी सेक्शन 4 में ही डिफिनीशन दिए गए हैं। अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें हमें आबादी सेक्शन 4 सब क्लास 1, एग्रीकल्चर सेक्शन 4 सब क्लास 2, होल्डिंग्स, लैंड
एग्रीकल्चरल ईयर, मिन जुमला, नंबर, ये सब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सेक्शन 4 सब क्लास 2 में एग्रीकल्चर को डिफाइन किया है। ये कहता है एग्रीकल्चर इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर, फ्लावर फ्रेमिंग, बी कीपिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। इट मीन्स बेसिकली जो हम समझते हैं कि खेती की परिभाषा में क्या आएगा एग्रीकल्चर की परिभाषा में, वो एग्रीकल्चर की परिभाषा एज इट इज़ वही मानी जाएगी। और उसके अलावा हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर, फ्लावर फार्मिंग, बी कीपिंग या पोल्ट्री को भी एग्रीकल्चर की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह के जो भी डेफिनेशंस हैं वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। और बेयर रीडिंग, जो बेयर एक्ट की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और एडवोकेसी में तो ये आप पढ़ के बता ही देते हैं कि कहाँ क्या है। तो बेयर एक्ट का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन क्लॉज के बाद ये चैप्टर 4 जो शुरुआत होता है, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं फॉर द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडवोकेसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से भी। तो ये चैप्टर 4 बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स, ये ओल्ड एक्ट में जो LR एक्ट में ये कवर होता था, यूपी रेवेन्यू कोड में ये है, क्योंकि अब ये दोनों एक ही हो गए हैं। तो इसमें हम देखें तो सेक्शन 20 बताता है कि फिक्सेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। जो एक सामान्य बोलचाल की भाषा में हम समझते हैं कि खेतों में मेड़ों का टूट जाना, ये वही है जिसको हिंदी में हदबंदी बोलते हैं या इंग्लिश में डिमार्केशन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसमें जो राइट या ड्यूटी दी गई है सेक्शन 21 में सारे टेन्योर होल्डर्स को, यदि आपका कोई खेत है तो उसके मेड़बंदी या उसके डिमार्केशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेन्योर होल्डर को ही दी गई है कि वो उसको इंटैक्ट रखेगा। और सारे जो ऐसे लैंड जो ग्राम सभा वगैरह में वेस्ट हो गए हैं, उनकी मेड़बंदी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी गई है। तो इस तरह से सेक्शन 21 ये बताता है कि बाउंड्रीज़ को इंटैक्ट रखने की जिम्मेदारी किसकी है। उसके बाद सेक्शन 22 कहता है कि अगर इन केस किसी भी तरह से बाउंड्रीज़ वगैरह डैमेज हो गई हैं तो ऐसी स्थिति में लेखपाल इसकी रिपोर्ट करता है नायब तहसीलदार को कि इस तरह का कोई डैमेज किसी बाउंड्री में हो गया है या कोई बाउंड्री रिमूव कर दी गई है। और ऐसे रिपोर्ट के आधार पे सब डिविज़नल ऑफिसर अपनी इंक्वायरी करता है और अपनी रिपोर्ट वो नायब तहसीलदार को सौंपता है। उसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पे एसडीओ को ये पावर है कि वो ऐसी बाउंड्री डिस्प्यूट को ऐसे बाउंड्री में डैमेज को वो सही कर दे इस रिपोर्ट के आधार पे, या अन्यथा भी जैसे ग्राम पंचायत की लैंड है या उसको जानकारी में कोई भी टेन्योर होल्डर की लैंड आती है जो डैमेज है, उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी एसडीओ को है। और ये रिपेयर करके जो कॉस्ट ऑफ द रिपेयरमेंट है, उसको कॉस्ट ऑफ द रिपेयर है वो उसको उस टेन्योर होल्डर से वसूल कर सकता है। उसके बाद आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 24, जिससे डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। और ये सेक्शन 24 ओल्ड LR एक्ट में सेक्शन 41 में था, लैंड रेवेन्यू एक्ट में सेक्शन 41 में था, उसको एज इट इज़ लगभग सेक्शन 24 बना दिया गया है। सेक्शन 24 में किसी भी व्यक्ति या टेन्योर होल्डर को ये राइट है कि इस तरह के किसी भी डिस्प्यूट को वो एसडीओ को बता सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में, या एसडीओ स्वेच्छा से भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इसमें समरी इंक्वायरी कर सकता है और उस समरी इंक्वायरी के आधार पे आगे की कार्रवाई कर सकता है। तो किसी भी सेक्शन को समझने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स को समझना आवश्यक होता है। जैसे सेक्शन 24 के अगर इंग्रेडिएंट्स को हम देखें
तो इसमें दो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे कि इस तरह के बाउंड्री डिस्प्यूट का निर्धारण दो आधारों पे हो सकता है। पहला यह है कि एग्जिस्टिंग सर्वे मैप और दूसरा यह है कि एक्चुअल पोजीशन। एग्जिस्टिंग सर्वे मैप का मतलब है कि उस समय जो उपलब्ध सर्वे मैप होगा और जो अकॉर्डिंग टू यूपीसीएच एक्ट होगा, उसी सर्वे मैप के आधार पे बाउंड्री डिस्प्यूट का निर्धारण किया जाएगा। जैसे कि हर विलेज का एक अपना मैप होता है और उस मैप में दिया होता है कि कौन सा रकबा किसका है, तो उस एग्जिस्टिंग सर्वे मैप के आधार पे बाउंड्री का निर्धारण कर दिया जाएगा। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो एक्चुअल पोजीशन के आधार पर बाउंड्री डिस्प्यूट का निर्धारण किया जाएगा। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स महत्वपूर्ण हैं इसमें, एग्जिस्टिंग सर्वे मैप एंड एक्चुअल पोजीशन। एग्जिस्टिंग सर्वे मैप जो है, ये कंसोलिडेशन अगर किसी ग्राम में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है तो अगर चकों में कोई परिवर्तन हुआ तो उसमें वो करेक्शन भी हो सकता है। करेक्शन होने के बाद जो मैप बनेगा उसी को हम एग्जिस्टिंग सर्वे मैप कहेंगे। दूसरा इसका एक खास बात है जो ओल्ड एलआर एक्ट में नहीं था, उसमें यह है कि इस कार्रवाई को इन्होंने समयबद्ध कर दिया है कि विद इन 3 मंथ इस डिमार्केशन की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट जो है एसडीओ विद इन 3 मंथ कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद अगर इस ऑर्डर से कोई भी पक्षकार एग्रीव्ड होता है तो वो इस ऑर्डर के विरुद्ध अपील कर सकता है। विद इन 30 डेज ये अपील प्रोवाइड किया गया है कमिश्नर के यहाँ। तो अगर इस ऑर्डर से कोई भी पक्षकार एग्रीव्ड होता है तो वो कमिश्नर के यहाँ अपील में जा सकता है। सेक्शन 24 सब क्लास 4 ये कहता है। उसके बाद ये कहा गया द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर शैल बी फाइनल। जहाँ भी फाइनलिटी वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब है कि जो भी राइट ऑफ द पार्टीज़ हैं उनको उस कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके आगे नहीं जा सकते हैं या उस ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि उस लेवल पे आपके अधिकारों और कर्तव्यों को उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने फाइनली डिसाइड कर दिया है। तो इस केस में जहां ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फाइनल है, हम आगे देखेंगे कि इसमें रिवीजन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मेंटेनेबल हो सकता है। तो इस तरह से सेक्शन 24 हमने देखा बाउंड्री डिस्प्यूट्स, जो कि खेतों में सामान्य रूप से जो जुड़े होंगे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से वो जानते होंगे कि इस तरह के डिस्प्यूट बहुत सारे होते हैं। और हम लोगों ने वकालत में भी देखा है कि बहुत सारे डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री को लेके आते रहते हैं। हालांकि ये छोटा ही मामला है, लेकिन बहुत सारे डिस्प्यूट पूरे प्रदेश में सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके पेंडिंग है और न्यायालय में भी व्यावहारिक रूप से ये तय नहीं हो पाते हैं। बार बार मैटर्स को रिमांड कर दिया जाता है और छोटे छोटे किसान जो है 20 से 25 साल बहुत सारे पिटी मैटर्स को लेके भी डिस्प्यूट में फंसे रहते हैं। तो इनका निस्तारण शीघ्र होना चाहिए। इसमें एक यूपी रेवेन्यू कोड ने एक व्यवस्था की है, अब उसको देखना है कि व्यावहारिक रूप से ये कितना सफल होता है। इस तरह से इसको अब हम यहीं समाप्त करते हैं और आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन करना हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न मेरे सामने रख सकते हैं। धन्यवाद।